नमस्कार, स्वागत है आपका डीवी लाइव ब्रेकिंग में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र और मेरे साथ हैं अविनाश। ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल की लड़ाई में दिलचस्प मोड़ आते जा रहे हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट की नाकेबंदी के बाद अब ट्रंप उस रास्ते से हटने को तैयार हो गए हैं और दूसरी तरफ ईरान को मनाने की कोशिश में लगे हैं। और क्या कुछ हो रहा है डेवलपमेंट, यहाँ पर पाकिस्तान के जो सेना प्रमुख हैं, वहाँ पर फील्ड मार्शल है आसिम मुनीर पहुँचे हुए हैं तेहरान, उसके बाद वो अमेरिका भी जाएंगे। लेकिन पहले हम बात करते हैं कि समय भारत की संसद में क्या कुछ चल रहा है। 16 से लेकर 18 तारीख तक यानी अप्रैल तक इन 3 दिनों का ये विशेष जो सत्र है, इस सत्र को बुलाने को लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे और सवाल इस पर भी उठ रहे हैं कि इसकी ज़रूरत क्या थी। आरक्षण, महिला आरक्षण का नाम दिया गया है, लेकिन वास्तव में डीलिमिटेशन बिल या पास कराने के लिए ये संसद का सत्र बुलाया गया है। चुनाव इस समय राज्यों में चुनाव चल रहे हैं और ये यहाँ पर संसद के सत्र को बुलाया गया है। इसको लेकर विपक्ष एकजुट है कि इसका हमको विरोध करना है। क्यों विरोध हो रहा है इस पर भी हम लोग बात करेंगे। और डीलिमिटेशन को लेकर विरोध हो रहा है। डीलिमिटेशन का मतलब यह है कि अब संसद में जो सदस्यों की संख्या है, अभी तक 543 सांसद हैं, इसको बढ़ाकर 850 करने की बात है। यह अचानक आई है। इसके पहले जब ये चर्चाएं चल रही थी और महिला आरक्षण विधेयक लाया गया, या फिर जब सरकार ने घोषणा की थी जातिगत जनगणना कराने की, तब भी यह सवाल उठा था और सरकार ने कहा था कि हमारी अभी ऐसी कोई मंशा नहीं है। लेकिन अचानक डीलिमिटेशन का विधेयक लाने के पीछे क्या कुछ कारण है, क्या वजह है, उसको लेकर सवाल उठ रहे हैं और विपक्ष सरकार के विरोध में है। इस समय संसद की कार्यवाही चल रही है। हम लोग देखेंगे भी कि वहां क्या कुछ हो रहा है। डीलिमिटेशन विधेयक पेश किया गया है और इस डीलिमिटेशन विधेयक के जरिए संसद में सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाएगी। पहले एक बार रुक करते हैं इस समय लोकसभा का, क्या कुछ वहां चल रहा है। विधेयक पेश किया गया है, पेश किए जाने के पक्ष में कितने मत आए हैं और विरोध कितने लोगों ने किया है, इन सब पर बात करेंगे। पहले सीधे चलते हैं लोकसभा में और देखते हैं कि क्या हो रहा है वहां। तो संसद की ये कार्यवाही चल रही है और इसमें क्या कुछ हो रहा है। सबसे पहली बात तो ये है कि ये अचानक सत्र को बुलाया जाना, ये सत्र 30 तारीख के बाद भी बुलाया जा सकता था, जो विपक्ष कह रहा है। राज्यों के चुनाव अभी हो रहे हैं, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में वोटिंग अभी होनी है, उसके बीच में ये सत्र और ये डीलिमिटेशन महिला आरक्षण विधेयक के नाम पर कि यहाँ पर हम आरक्षण देंगे। जब ये विधेयक लाया गया तब ये कहा जा रहा था कि अभी क्यों नहीं है, तब इसको टाल दिया गया कि जब हम जातिगत जनगणना करा लेंगे उसके बाद डीलिमिटेशन होगा तब हम आरक्षण की व्यवस्था करेंगे। यानी लोकसभा और राज्यसभा में, राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देने की। लेकिन अब अचानक ये बिल आपको लाने की क्या जरूरत पड़ी है, तो ये इसको लेकर तमाम सवाल उठ रहे हैं। संविधान संशोधन विधेयक है, सरकार के पास ना तो लोकसभा में और ना ही राज्यसभा में बहुमत की संख्या है इसको पास कराने की। यहाँ तक कि अगर कुछ सांसद बाहर भी हो जाते हैं, बावजूद इसके ये विधेयक पास नहीं हो पाएगा। लेकिन सरकार ने कोशिश की है, आखिर कहीं न कहीं उसको ये लग रहा होगा कि पास करा लेंगे। लेकिन इसके पीछे जो मंशा है अविनाश जी, उसको लेकर बड़े सवाल उठ रहे हैं। खासतौर पर दक्षिण भारत के राज्यों के भीतर बहुत आशंका है पहले से भी, और जब इस बिल को लाया गया है तो जाहिर सी बात है कि वो आशंका और गहरी हो गई। नहीं, बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से विधेयक आप आनंद फानंद में लेके आए हैं, जब 2023 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम लेके सरकार आई थी, तब विपक्ष का कहना यह था कि आप महिलाओं को जो आरक्षण दे रहे हैं वो 2024 के चुनाव से ही दे दीजिएगा। तब सरकार ने उसको जोड़ दिया कि नहीं भाई, पहले हम जनगणना कराएंगे और जनगणना के आंकड़े आएंगे, उसके बाद हम इस जो अधिनियम को उसके बाद इसको लागू करेंगे, क्योंकि परिसीमन भी होना था। उस परिसीमन का विरोध तो लगातार दक्षिण की तरफ से हो ही रहा है कि आप सिर्फ जो जनसंख्या है उसके आधार पर परिसीमन मत कीजिएगा। उसमें बाकी चीज़ें हैं कि भाई रेवेन्यू कौन जनरेट करता है, कौन आर्थिक विकास में योगदान दे रहा है, और अगर आपको जनगणना के आधार पर ही लेना है तो फिर 1971 की जो जनगणना है उसके आंकड़ों के हिसाब से आप सीटों की संख्या जहाँ पर जो बढ़ानी हो आप उसको बढ़ा सकते हैं। और सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है कि जब विपक्ष ये बोल रहा था कि भाई जो 2000 जनगणना के आंकड़े तो आपके पास पहले के हैं ही हैं, आप इस विधेयक को अभी लागू कर दीजिएगा, 33% महिलाओं को आरक्षण अभी दे दीजिएगा।
जब आपकी जनगणना हो जाए उसके बाद दोबारा उसको जब आप परिसीमन करेंगे तो उसके बाद सीटें फिर बढ़ जाएंगी वहाँ 33, क्योंकि आपको तो 33% ही रखनी है ना, तो 33% सीटें फिर आरक्षित हो जाएंगी। लेकिन तब सरकार ने यह आरक्षण लागू नहीं किया था क्योंकि बीजेपी के अंदर ही विरोध था। कई नेताओं को यह डर लग रहा था कि कहीं उनकी सीटें ही रिजर्व ना हो जाएं। मालूम पड़ा वाराणसी की सीट रिजर्व हो गई तो मोदी जी को अपनी सीट ढूंढनी पड़ जाती। तो इसके चलते 2024 के चुनाव में इसको लागू नहीं किया गया। अब आनन फानन में आप कह रहे हैं कि भाई जो 2029 का चुनाव होगा उस चुनाव से पहले हम इसको लागू कर देंगे और 2011 की जनगणना को आप आधार बना रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि विपक्ष का जो विरोध है वो तो, क्योंकि आप जो विधेयक लेके आए हैं उसके बारे में विपक्ष को जानकारी तब मिलती है जब सरकार उसको पेश कर देती है। उससे पहले सुबह उनके पास फाइलें पहुंचती हैं कि भाई इस विधेयक में है क्या। तो आप विपक्ष उसकी मतलब आप पढ़ ही नहीं पाते, उससे पहले आपको पहुंच जाना है और अपनी बात रखनी है। तो पहली बात तो ये है कि सरकार छुपाने की कोशिश जो लगातार कर रही है हर चीज़ के साथ में, उसको लेकर विपक्ष का विरोध तो शुरुआत से ही चला आ रहा है कि आप बताते कुछ हैं। हमने पहले भी देखा है कि कई बार ऐसा हुआ है कि विशेष सत्र सरकार ने बुलाया है, विपक्ष के साथ मीटिंग की है और उनको बताया गया है कि इन विधेयकों पर चर्चा होगी और बाद में पता चलता है एक नई चीज़ लेके आ गए वो। तो तमाम ऐसे मुद्दे हैं। और जो जिस तरीके से सरकार विधेयक को पेश किया, अब संविधान संशोधन विधेयक है, आपको 2/3 मेजोरिटी चाहिए, लेकिन जब विधेयक को पेश करने के लिए ही वोटिंग हुई, क्योंकि किसी विधेयक को पेश करने के लिए विपक्ष की तरफ से बोला जाता है कि नहीं भाई हम इस विधेयक को पेश करने का विरोध करते हैं, तो फिर सरकार को पेश करने के लिए वोटिंग करानी पड़ती है और उसकी वोटिंग में सरकार के फेवर में यानी विधेयक को पेश करने के फेवर में सिर्फ 207 वोट पड़े हैं। सरकार को बचाने के लिए 272 वोट चाहिए पड़ते हैं। ये एक सामान्य बहुमत है, यानी सरकार के पास आज की तारीख में लोकसभा में भी बहुमत नहीं दिखाई दे रहा है। सीधा सीधा मतलब ये है कि जो बीजेपी के विधायक हैं वो भी इसके विरोध में है जिस तरीके से सरकार लेके आ रही है, और बीजेपी के जो सहयोगी हैं, चाहे वो टीडीपी हो चाहे वो आपका जेडीयू हो, सारे के सारे दल इस विधेयक का विरोध कर रहे हैं। और वो आज लोकसभा में दिखाई भी दिया जब विधेयक को पेश करने के पक्ष में सिर्फ 207 वोट पड़े हैं। यानी कि अगर विपक्ष के विधायक सांसद यदि सदन में उपस्थित होते तो संभवतः ये विधेयक को पेश ही नहीं हो पाता। तो अब आप सोच लीजिए जब हालत ये हो गई है और आपको पास कराने के लिए चाहिए 2/3 मेजोरिटी, आपके 362 लोकसभा में सांसद चाहिए और आपके पास कहां से आएंगे, बहुमत आपके पास नहीं है। और अभी जब बिल पेश करने के लिए आप ले आ रहे हैं कि उसमें कि कितने लोग उसके पक्ष में हैं और कितने विरोध में हैं, वहां स्थिति दिखाई पड़ रही है कि 207 सांसद ही पक्ष में है। लेकिन इन सब के बाद ये महत्वपूर्ण बात यह है कि बिना विपक्षी दलों को कॉन्फिडेंस में लिए हुए, विश्वास में लिए हुए, सरकार इतना महत्वपूर्ण विधेयक क्यों ला रही है, संविधान में संशोधन करने क्यों जा रही है, उस पर क्यों व्यापक पहले से चर्चा क्यों नहीं हो रही है। और यानी इसके पीछे जो विपक्ष की जो मंशा, जो सरकार की मंशा है जिसको लेकर विपक्ष आशंकित है, उन पर तो सवाल फिर उठेंगे ही। और इसको लेकर किसी तरह का कोई एक समन्वय बनाने की कोशिश सरकार की तरफ से नहीं की गई। यहां पर चुनाव के पहले इसलिए इसको लाया भी जा रहा है कि अगर वो पारित होता है तो ठीक है, न तब भी तो सरकार उसकी क्रेडिट लेगी, नहीं पारित होता है तो कह देंगे कि विपक्ष महिलाओं को आरक्षण नहीं देना चाहता है। लेकिन विपक्ष की बैठक में बिल्कुल साफ कर दिया गया है कि हम आरक्षण के बिल्कुल समर्थन में, महिलाओं को आरक्षण दिया जाना चाहिए उसके समर्थन में है। उस विधेयक पर हमने सरकार का समर्थन भी किया, लेकिन हम डीलिमिटेशन के खिलाफ है जो सरकार बिना विपक्ष को विश्वास में लिए हुए ला रही है। इस पर बात करते हैं कि क्या किस आगे अब जब चर्चा हो रही है और किन्होंने क्या टिप्पणी की है, किसकी क्या प्रतिक्रिया रही है, इस पर भी अभी बात करते हैं। और लोकसभा की कार्यवाही पर भी निगाह रहेगी लगातार। वहां पर अभी जब शुरुआत होगी, उसकी चर्चा की शुरुआत होगी, तो उसमें कौन से सदस्य क्या कह रहे हैं, विरोध करने वाले भी और समर्थन करने वाले भी। सरकार कह रही है कि किसी का नुकसान नहीं होगा और सीटों की संख्या हर राज्य में हम डबल कर देंगे। लेकिन आप ये देखिए कि अगर 80 लोकसभा सीटें हैं उत्तर प्रदेश में, वो डबल होकर 160 बनेगी और तमिलनाडु में 39 सीटें हैं, वो डबल होकर कितनी बनेंगी। तो ये जो गैप आएगा तो ये बहुत बड़ा गैप है। बहुत सारी आशंकाएं हैं, इसको लेकर बात करेंगे। इधर जो बड़ी खबरें आ रही हैं ईरान से, ईरान जंग को लेकर, और किस तरीके से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बड़ी तेजी से कदम बढ़ाते हैं, धमकी देते हैं और फिर उससे भी ज़्यादा तेजी से कदम वापस खींच लेते हैं। ये सिलसिला चल रहा है। युद्ध विराम का उल्लंघन भी कर रहे हैं और युद्ध विराम को स्थायी बनाने की कोशिश भी कर रहे हैं। इधर जो नया डेवलपमेंट है, आसिम मुनीर जो पाकिस्तान के फील्ड मार्शल हैं,
वो पहुंचे हुए हैं तेहरान, ईरान की राजधानी, और उसके बाद वो अमेरिका भी जाएंगे। पहले दौर की जो वार्ता हुई थी इस युद्ध विराम को स्थायी युद्ध विराम में बदलने के लिए, यानी शांति वार्ता, वो पाकिस्तान में की राजधानी इस्लामाबाद में हुई थी। आसिम मुनीर भी उसमें थे और प्रधानमंत्री वहाँ के शहबाज शरीफ भी थे, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री। अब फिर कोशिशें की जा रही हैं कि इस शांति वार्ता को बढ़ाया जाए, दूसरे दौर की वार्ता की जाए, जल्दी से जल्दी की जाए। लेकिन इस बीच लगातार इस युद्ध विराम के उल्लंघन की घटनाएं और न सिर्फ अमेरिका की ओर से हो रही हैं बल्कि इजराइल की ओर से तो साफ तौर पर हो रही हैं। और क्या कुछ जब पहुंचे हैं, तेहरान पहुंचे हैं, और ये वो तस्वीरें हैं आसिम मुनीर का, उनका ईरान के विदेश मंत्री ने स्वागत किया है, वहां पर वो पहुंचे हुए हैं। अब ये जो लगातार ये खबरें आ रही हैं, धमकी भी दे रहे हैं ट्रंप, अविनाश जी, और इसके अलावा वो कोशिश भी कर रहे हैं कि वार्ता भी हो जाए, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन ये स्पष्ट तौर पर दिख रहा है कि जिस तरह से अपने देश में उनका विरोध हो रहा है और पूरी दुनिया ने उनसे किनारा कर लिया है, अमेरिका से किनारा कर लिया है, तो उनकी मजबूरी है कि वो इस शांति वार्ता को आगे बढ़ाएं और शांति स्थापित करें, यानी लड़ाई को रोकें। पर ये जो कोशिशें हैं, और नया डेवलपमेंट आया कि पाकिस्तान में जब इस्लामाबाद में ईरान का प्रतिनिधिमंडल गया तो उसको खतरा था, खतरे की आशंका थी, उनको एक तरीके से प्रतिनिधिमंडल को खत्म करने की आशंका जताई जा रही है। ऐसी स्थिति में बड़ा मुश्किल है कि इस्लामाबाद में ही दोबारा अगर शांति वार्ता होती भी है तो वो इस्लामाबाद में ही हो। हाँ, नहीं, ये शांति वार्ता को लेकर तो ये लगभग क्लियर सा दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से पाकिस्तान के फील्ड मार्शल तेहरान पहुंचे हैं और अब खबर ये आ रही है कि इसके बाद वो वॉशिंगटन मतलब जा रहे हैं, तो वहाँ अमेरिका के राष्ट्रपति से भी उनकी मुलाकात होगी और वो जानकारी देंगे कि तेहरान की तरफ से क्या प्रपोजल नया दिया गया है, और उसके आधार पर ही संभवतः जो आगे की बातचीत हो। जो ट्रंप ने तो बोला था कि 48 घंटे के अंदर ही आपको खबर मिल जाएगी, लेकिन अब 48 घंटे का समय तो निकला जा रहा है। और ट्रंप के बारे में तो वैसे भी जैसे आपने बताया भी कि मतलब जितनी तेजी से वो धमकी देते हैं उससे ज्यादा तेजी से वो पलट भी जाते हैं, तो ये पता ही नहीं चलता। इवन जब पलटते हैं तब भी कहते हैं कि ईरान पस्त हो चुका है और उसने हमसे बड़ी रिक्वेस्ट की है, निवेदन किया, इसलिए हम पीछे हट रहे हैं। और ईरान कह रहा है कि हमने कोई न तो निवेदन किया न हम शांति वार्ता के लिए कह रहे हैं। नहीं, बिल्कुल, क्योंकि ईरान की तरफ से तो जो स्टैंड पहले दिन लिया गया वही चीज वो युद्ध के 40 दिन तक बोलते रहे और उसके बाद भी वही चीज बोलते रहे। उनका जो स्टैंड था वो बिल्कुल भी नहीं दाएं बाएं हुआ है। उन्होंने कहा कि भाई बातचीत के लिए भी हमने अपनी तरफ से तो कोई वो नहीं की थी, प्रक्रिया शुरू की थी। अमेरिका की तरफ से ही बातचीत के लिए प्रस्ताव आया, फिर जब उन्होंने बातचीत की प्रक्रिया शुरू की तो फिर हमने भी अपनी शर्तें रख दी। तो और लेकिन ट्रंप का कहना हमेशा यही रहा है कि भाई हमें ईरान की तरफ से बातचीत के लिए प्रस्ताव आ रहे हैं। अब होता तो ऐसा कि भाई ट्रंप साहब ने ईरान को फ़ोन लगाते हैं, फिर कहते हैं भाई आवाज़ नहीं आ रही, आप अपनी तरफ से फ़ोन लगाइए और फिर कहते हैं कि भाई फ़ोन सामने वाले ने लगाया था। तो भाई बिल्कुल सही बात है कि ये एक ऐसी बचकानी हरकतें, और इसीलिए उनका काफ़ी ज़्यादा उन पर मीम बन रहे हैं। इस समय जो सबसे ज़्यादा जो क्रिएटर्स मीम बना रहे हैं वो आजकल डोनाल्ड ट्रंप ही बन रहे हैं। हाँ, बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके के आप बयान जिस तरीके से देते हैं और जिस तरीके से उस पर पलटी तुरंत मार जाते हैं, तो उसको लेकर तो आपके एक तरीके से हंसी उड़ाई जाएगी। सबसे बड़ी बात तो ये है कि व्हाइट हाउस के जो प्रवक्ता हैं उनको ही समझ में नहीं आता कि डोनाल्ड ट्रंप ने भी जो बयान दिया है उसके ऊपर हम जो पत्रकारों को जवाब दे रहे हैं तो पता चलता है कि ट्रंप साहब तो पढ़ रहे हैं। अब हालत ये है कि न्यूयॉर्क पोस्ट के पत्रकार को आप बुलाते हैं और उससे बोलते हैं कि नहीं पाकिस्तान में बातचीत नहीं होगी, और जब वो चला जाता है फिर बोलते हैं कि आपको ब्रेकिंग न्यूज़ देते हैं, बातचीत पाकिस्तान में ही होगी। तो भाई अब आप इतना जल्दी से पलटी मारेंगे तो आप पर कौन भरोसा करेगा? और जिस तरीके से वो बयान लगातार दे रहे हैं, कभी कहते हैं कि भाई जो सीज फायर आगे नहीं बढ़ाया जाएगा, फिर खबर आती है कि नहीं सीज फायर बढ़ाने के लिए बातचीत चल रही है। कभी बोलते हैं कि भाई कि जंग, आप ईरान को धमकी देते हैं कि भाई डील नहीं करें तो जंग होगी, और फिर जब पत्रकार दूसरा सवाल पूछता है तो बोलते हैं जंग तो पुरानी बात होगी, जंग नहीं होगी। तो भाई आप क्या सच बोल रहे हैं? क्या सच बोल रहे हैं? क्या स्टैंड है, क्या आप चाहते हैं? कोई चीज कहीं भी क्लैरिटी नहीं है, और इस लड़ाई में जो सच्चाई है वो सबको दिखाई पड़ रही है कि ईरान को कितना आपने पस्त किया है या फिर ईरान ने आपको कितना पस्त किया है। अब ये जो नया डेवलपमेंट है कि इस्लामाबाद में ही वार्ता होगी, नहीं होगी, क्या कुछ होगा, इसको लेकर व्हाइट हाउस की प्रवक्ता ने भी बयान दिया है। लेकिन उससे पहले देखते हैं कि अब्बास अरागची जो ईरान के विदेश मंत्री हैं उन्होंने क्या लिखा। आसिम मुनीर जो पाकिस्तान के फील्ड मार्शल हैं, जब वो पहुंचते हैं तेहरान तो उन्होंने एक ट्वीट किया है और उनका स्वागत किया।
वार्ता के लिए ईरान का साफ तौर पर कहना है कि वो पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन वो चाहते हैं कि शांति स्थापित हो, लेकिन ये शांति स्थापित होगी ईरान की संप्रभुता की कीमत पर नहीं होगी। जैसा हम चाहेंगे उस तरह से होगी। लिख रहे हैं अब्बास अरागची की ईरान में फील्ड मार्शल मुनीर का स्वागत करते हुए हमें बेहद खुशी हो रही है। हमने वार्ता की मेज़बानी के लिए पाकिस्तान का आभार व्यक्त किया और इस बात पर जोर दिया कि हमारे गहरे और मजबूत द्विपक्षीय संबंधों को दर्शाता है। क्षेत्र में शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने के प्रति हमारी प्रतिबद्धता मजबूत और साझा है। तो ये उनका बयान आया है, स्वागत किया है। बासिम मुनीर जाते हैं, अमेरिका भी जाते हैं, तो क्या कुछ वहाँ पर बातचीत होती है? आसिम मुनीर लौटकर जब पाकिस्तान पहुंचेंगे तब फिर क्या डोनाल्ड ट्रंप का स्टैंड होता है? वो तो जिस तरीके से बदल रहा है, हर घड़ी बदल रहा है, लेकिन ये चीज़ें तय है कि ये कोशिशें बहुत बेसब्री से की जा रही हैं अमेरिका की तरफ से कि किसी तरीके से लड़ाई खत्म हो। नहीं, बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर दबाव दिखाई दे रहा है, अमेरिका के अंदर जो तमाम सर्वे आ रहे हैं उनमें उनकी पार्टी के जो समर्थक हैं, रिपब्लिकन पार्टी के समर्थक हैं, वही कह रहे हैं कि भाई अब इस जंग को रोक देना चाहिए। सिर्फ 25% लोग ट्रंप के समर्थन में दिखाई दे रहे हैं, 75% लोग विरोध में। ऐसी स्थिति अमेरिका में किसी भी राष्ट्रपति के सामने कभी भी नहीं आई है। तो ट्रंप को ये डर लग रहा है कि 5-6 महीने बाद जब चुनाव होने हैं, क्योंकि वहाँ की जो संसद है उसके चुनाव हर 2 साल बाद पूरे के पूरे से नए सदस्य चुने जाते हैं। तो वहाँ ट्रंप को ये डर लग रहा है कहीं ऐसा ना हो कि उनकी पार्टी जबरदस्त तरीके से हार जाए। अगर वहाँ की जो सीनेट है, वहाँ की संसद है, कांग्रेस जो वहाँ की दोनों सदन होते हैं, वहाँ अगर डेमोक्रेट्स का कब्जा हो गया तो इतना नाराज हो जाती है कि संसद में से उनसे बहुमत वापस ले लेती है। और वही स्थिति ट्रंप के सामने दिखाई दे रही है और इसीलिए ट्रंप चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी सीज फायर हो जाए ताकि वो ईरान से बचकर निकल जाए। लेकिन ये तो अब सबको समझ में आ गया कि जो सीज फायर हुआ भी है तो उसमें अमेरिका नहीं जीता है, जीता ईरान है। क्योंकि हॉर्मूज को लेकर ये शुरुआत से पहले दिन से, जिस दिन ईरान ने हॉर्मूज बंद किया था, तभी ये क्लियर हो गया था कि भाई जंग वो जीतेगा जिसका हॉर्मूज पर कब्जा होगा। और ट्रंप की तरफ से लगातार कोशिश हो रही थी कि हॉर्मूज पर अमेरिका कब्जा कर ले। लेकिन आज की स्थिति क्या है? आज स्थिति यही है कि ईरान हॉर्मूज पर टोल ले रहा है, उसकी इजाज़त के बिना कोई जहाज वहाँ से निकल नहीं सकता है। आपने 48 घंटे के लिए नाकेबंदी की, लेकिन जैसे ही पता चला कि भाई नहीं, इस नाकेबंदी में तो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने वाला काम हो रहा है, तो अरब देश भी नाराज हो गए, यूरोप भी ट्रंप से नाराज हो गया। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि चीन के साथ में एक अलग जंग का खतरा पैदा हो गया, क्योंकि चीन वहाँ से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। जिबूती पर उनका एक सैन्य बेस बना हुआ है और वहाँ से जो ओमान सागर है उसकी दूरी कुछ 100 किलोमीटर है। यानी चीन के जो युद्धपोत हैं वहाँ पहुँचने में उनको 24 घंटे से भी कम का समय लगना है। और अगर चीन के आपने कंटेनर रोके, उनके जहाज आपने रोके और चीन की तरफ से अगर युद्धपोत वहाँ भेज दिए गए, तब फिर ट्रंप के सामने जो स्थिति बनती, उससे बचने के लिए उन्होंने 48 घंटे के अंदर ही, आप देखिए उनके रक्षा मंत्री का बयान आता है, अमेरिका के रक्षा मंत्री का बयान, कि भाई हम चीन के कंटेनर रोकेंगे, उनके जहाज भी रोकेंगे। और उसके जवाब में जैसे ही चीन का बयान आता है, चीन के रक्षा मंत्री बोलते हैं कि अगर आप रोकेंगे तो हम भी एक्शन लेंगे। और उसके बाद ट्रंप बोलते हैं कि हमने हॉर्मूज सबके लिए खोल दिया, चीन के लिए भी खोल दिया है। तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ट्रंप दबाव में है और जिस तरीके से वो उनके बयान आ रहे हैं, तुरंत लगातार पलटी मार रहे हैं, उससे ये तो साफ दिख रहा है कि अमेरिका अब जंग लड़ने को तैयार नहीं है। और अब जो भी समझौता होगा वो ईरान की शर्तों पर ही होना है। वो बात अलग है कि चीन और रूस के दबाव में ईरान थोड़ी सी नरमी और बरत ले, लेकिन जो भी समझौता होगा वो ईरान की शर्तों पर ही होगा। और ट्रंप ईरान अगर बस जैसे अब ईरान ने 5 साल के लिए बोला, उन्होंने 20 साल का प्रस्ताव रखा कि अब 20 साल तक जो न्यूक्लियर संवर्धन का काम नहीं करेंगे, और ईरान 5 साल बोला। अब ईरान 5 से बढ़कर 10 साल पर ही पहुंच जाएगा तो ट्रंप इसको ही अपनी जीत बता देंगे कि भाई देखो हमने ईरान को 10 साल के लिए उसको परमाणु बम बनाने से रोक दिया। जीत बता रहे हैं, तो यही तो है कि अब उनकी बातों का कोई मतलब ही नहीं रह गया है, ये साफ दिखाई पड़ रहा है। और ये दुनिया भर में नहीं बल्कि उनके अपने देश में ये चर्चाएं हो रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की बात का, उनके कहने का कोई मतलब नहीं है, वो कब क्या कुछ कह रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो चूंकि राष्ट्रपति तो है ही हैं, जो कहेंगे वो अमेरिका की आधिकारिक आवाज़ होगी, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। यहाँ जब व्हाइट हाउस की जो प्रेस सेक्रेटरी हैं वो कैरोलिन लेविट, उन्होंने क्या कुछ कहा है इस वार्ता को लेकर, और वार्ता का जो वेन्यू है यानी
पाकिस्तान में ही वार्ता होगी या कहाँ कुछ होगी, किस तरह की तैयारी हो रही है, एक बार उनको भी सुनते हैं। उन्होंने भी प्रेस से बात की और बताया कि क्या कुछ हो रहा है। हालांकि इसको लेकर कि अमेरिका की ओर से कोशिशें हो रही हैं उसको उन्होंने नकारा भी है, लेकिन ये वार्ता की कोशिश की जा रही है और दोनों तरफ से हो रही है, ऐसा उनका कहना है। तो एक बार सुन लेते हैं कहा क्या है कैरोलिन लेविट ने। I would just want to make one point that's important to the president. The Pakistanis have been incredible mediators throughout this process, and we really appreciate their friendship and their efforts to bring this deal to a close. So they are the only mediator in this negotiation. While there have been many countries around the world who want to offer their help, the president feels it's important to continue to streamline this communication through the Pakistanis, and so that's what continues to take place. तो ये इनका कहना है, कैरोलिन लेविट का बता रही हैं कि हम इस जो ये वार्ता अगर पाकिस्तान ने मध्यस्थता की हमारे दोनों के बीच में और ज़बरदस्त भूमिका निभाई है और हम उनकी दोस्ती तथा इस समझौते को अंतिम रूप देने के उनके प्रयासों की सचमुच सराहना करते हैं। राष्ट्रपति का मानना है कि पाकिस्तानियों के माध्यम से इस संवाद को सुचारू रूप से जारी रखना महत्वपूर्ण है। तो ये वार्ता चाह रहे हैं वार्ता आगे बढ़े और कहा भी ये जा रहा है कि ये अमेरिका ट्रंप की ही कोशिशें हैं या ट्रंप के ही प्रयास से या ट्रंप के ही कहने से आसिम मुनीर ये तेहरान दौरा कर रहे हैं और उसके बाद फिर वो अमेरिका जाएंगे, यहाँ जो कुछ उनकी बात होगी। नहीं बिल्कुल, क्योंकि ये जिस तरीके से तेहरान पहुंचे हैं और तेहरान के बाद अब उनका अगला दौरा विजिट अमेरिका की है। आमतौर पर इस तरीके की जो वार्ताएं होती हैं वो सरकार के स्तर पर होती हैं। जो पाकिस्तान के विदेश मंत्री को वहाँ जाना चाहिए था या पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की विजिट होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जा रहे हैं। मतलब जो ट्रंप हैं उनको पाकिस्तान की सरकार पर भरोसा नहीं है, उनको पाकिस्तान की सेना पर भरोसा है। उन्हें पता है कि भाई पाकिस्तान में क्या होना है ये वहाँ की सेना को तय करना है, वहाँ के उनके फील्ड मार्शल को तय करना है। इसीलिए मुनीर को उन्होंने इसकी पूरी कमान सौंप रखी है। अब मुनीर तेहरान पहुँचे हैं, तेहरान से जैसे खबर आ रही है कि जो ईरान है उसने अपना प्रस्ताव उनको सौंप दिया है कि भाई पाकिस्तान में जो पहले दौर की बातचीत हुई थी जहाँ बातचीत छूटी थी उसके बाद जो, क्योंकि ट्रंप का ही कहना है कि 80% मुद्दों पर सहमति बन गई थी। सिर्फ 2 मुद्दे थे, एक तो ईरान का परमाणु कार्यक्रम था और दूसरा हॉर्मुज था। अब ईरान का कहना है भाई हमारा 270 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है, या तो भाई हम हॉर्मुज से वसूलेंगे और नहीं तो जो खाड़ी के देश हैं उनसे वसूलेंगे। भाई हमारा 270 अरब डॉलर दे दीजिए और हम हॉर्मुज को फ्री कर देते हैं। भाई जो हॉर्मुज 28 फरवरी से पहले जिस स्थिति में था उसी स्थिति में पहुंच जाएगा। खाड़ी के देशों से इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उन्होंने अमेरिका को अपनी जगह उपलब्ध कराई है उस पर हमले के लिए, उसका नुकसान हुआ है, इसलिए वो कह रहे हैं क्योंकि ये एक अंतर्राष्ट्रीय युद्ध नियमों का उल्लंघन होता है और आप उस पार्टी में शामिल माने जाते हैं कि आप भी उस लड़ाई में शामिल हैं, आपने अगर अपनी जगह प्रोवाइड कराई है। बिल्कुल, क्योंकि अमेरिका के जितने भी सैन्य बेस हैं वो सारे के सारे तो वहीं बने हुए हैं, वहीं से हमले हो रहे थे। अमेरिका के विमान हो या सभी के सभी इंटेलिजेंस जो हैं आपके रेडार वहीं लगे हुए थे, सब कुछ तो वहीं अमेरिका का लगा हुआ था। तो भाई दूसरी बात ये है कि हॉर्मुज का जो इस्तेमाल है वो कौन करेगा? वही खाड़ी के देश ही करेंगे, भाई वही उसका फायदा भी उठाएंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति का तो साफ साफ कहना है कि भाई हम तो वहाँ से कोई बिजनेस करते नहीं है, हॉर्मुज से हमें कोई काम नहीं है। तो अमेरिका और दूसरा अमेरिका 10,000 किलोमीटर दूर है, तो ईरान 10,000 किलोमीटर दूर के दुश्मन से क्या हर्जाना वसूल करेगा? तो भाई जो लोग हॉर्मुज का फ़ायदा उठाएंगे उन्हीं से बोल रहा है कि भाई आपके चलते हमारा ये नुकसान हुआ है, चाहे उसमें सऊदी अरब हो, चाहे यूएई हो, चाहे ओमान हो, चाहे बाकी के दूसरे देश हो, उनसे उसने कहा है कि भाई हमारा नुकसान भर दीजिए और हॉर्मुज को हम फ्री कर देते हैं, और नहीं तो उस पर टोल तो आपको देना पड़ेगा। और डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से बात कर रहे थे कि भाई हम देखते हैं कि कौन टोल वसूलता है, लेकिन 48 घंटे के अंदर जिस तरीके से उन्होंने पलटी मारी है। लेकिन ईरान ने आज भी उनका बयान आया है कि अगर हॉर्मुज में जो अमेरिका का कोई भी युद्धपोत आया तो हम उसको बिना चेतावनी दिए मार गिराएंगे। तो ये जो ईरान है जो वो उसका स्टैंड क्लियर है। अब बात है मुनीर के ऊपर कि मुनीर को जो प्रस्ताव ईरान की तरफ से दिया गया है, अब उसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप क्या बयान देते हैं, क्योंकि ये बात तो पक्का है कि ईरान ने कुछ जिस तरीके से चीन और रूस की तरफ से बयान आए थे कि भाई समझौता हो जाना चाहिए, जंग की ज़रूरत नहीं है, तो उसमें अगर जैसे 5 साल की जगह 10 साल का भी प्रस्ताव दे दिया होगा तो उसी को डोनाल्ड ट्रंप ढोल नगाड़े पीटने लगेंगे और संभवतः उसके बाद ही तय होगा कि पाकिस्तान में बातचीत कब होगी।
और ये मान के चलिएगा कि मुनीर के पहुंचने के 48 घंटे के अंदर ही अंदर जो इस्लामाबाद में बैठक का दूसरा दौर हो सकता है। और जैसे कि खबर आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप भी इस बैठक में पहुंच सकते हैं। ये ईरान के प्रस्ताव पर तय होगा कि ईरान ने ट्रंप को क्या प्रस्ताव दिया है, और अगर वो प्रस्ताव उसी तरीके का है जिस तरीके का रूस और चीन की तरफ से संकेत मिल रहे हैं, तो उस प्रस्ताव पर संभवतः डील हो सकती है। और डील नहीं भी हो पाती है तब भी हम मान के चलिएगा कि जो सीज फायर है वो सीज फायर अगले 14 दिन या 28 दिन के लिए और बढ़ा दिया जाएगा। अमेरिका अब ईरान के खिलाफ जंग नहीं लड़ेगा, ये पूरी तरीके से तय है। बिल्कुल, ये पूरी तरीके से तय है और दिख रहा है, और इसमें विवशता दिख रही है, डोनाल्ड ट्रंप की मजबूरी दिख रही है, क्योंकि अपने देश में बाहर भी किसी तरह का समर्थन नहीं मिल रहा है। खाड़ी देशों में बेस समाप्त हो चुके हैं, तो कितने दिनों तक ये लड़ाई कितनी लंबी लड़ सकते हैं। और ईरान ने 40 दिन की लड़ाई में जो कुछ दिखाया है उसका जिस तरह से उसने जवाब दिया है, उस जवाब ने और भी ज़्यादा एक तरीके से कहा जाए तो आंखें खोल दी हैं अमेरिका की, अगर आंखें बंद रही होगी। और लगातार तमाम जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं उनकी रिपोर्ट्स आ रही है कि ईरान को कैसे कमज़ोर समझा गया या उसका सही से मूल्यांकन नहीं किया गया, न तो उसकी स्थिति का और ईरान क्या कुछ कर सकता है इसका भी पता नहीं लगा पाए डोनाल्ड ट्रंप और उनका जो है प्रशासन। तो यहाँ अब क्या होगा ये बड़ा सवाल है, लेकिन अमेरिका के भीतर ही डोनाल्ड ट्रंप और उनका प्रशासन जिस तरीके से अविश्वसनीय बन गया है वो जानना बड़ा महत्वपूर्ण है। और वहाँ पर क्रिस वॉन हेलन है, एक सीनेटर हैं, उन्होंने वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि हम डोनाल्ड ट्रंप और जेडी वेंस, यानी कहा जाए कि पूरे डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन की बातों पर एक पैसे का भी भरोसा नहीं है कि वो उस लड़ाई को खत्म कर देंगे जिससे उन्होंने छेड़ा है, जिसे उन्होंने शुरू किया है। यानी उनको भी नहीं ये विश्वास है कि वो इस लड़ाई को खत्म करेंगे, कुछ दिन के लिए रोकेंगे, उसके बाद फिर हमला करेंगे और फिर इस लड़ाई को वो जारी रखेंगे, क्योंकि उनकी अपनी खुद की कोई मजबूरी है और निजी वजह है जिसके कारण उन्होंने अमेरिका को युद्ध में ढकेल रखा है। तो ये उनका साफ तौर पर कह रहा है। यानी जो क्रिस वॉन हेलन ने कहा है कि ईरान में ट्रंप के गैर कानूनी युद्ध में 13 अमेरिकी सैनिक मारे गए, सैकड़ों घायल हुए हैं, हजारों आम लोग मारे गए हैं और हर दिन कीमतें बढ़ रही हैं। हम ट्रंप और वेंस पर भरोसा नहीं कर सकते कि वे उस युद्ध को खत्म कर देंगे जिसे उन्होंने शुरू किया है। मैं एक बार फिर सीनेट से कार्रवाई करने की अपील कर रहा हूँ। और ये लगातार वहाँ के तमाम सीनेटर्स हैं जो इस तरह की बातें कर रहे हैं, इस तरह के बयान जारी कर रहे हैं, संसद के भीतर भी कर रहे हैं। उनकी युद्ध की शक्तियाँ कम करने की का प्रस्ताव भी लाया गया, हालांकि वो प्रस्ताव नहीं पास हुआ, लेकिन ये दिखा रहा है कि किस तरह से ट्रंप अपने देश की जनता का, लोगों का भरोसा खोते जा रहे हैं। नहीं, बिल्कुल, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो प्रस्ताव संसद में पेश किया गया था उसमें रिपब्लिकन पार्टी के सीनेटर ने भी प्रस्ताव के पक्ष में वोट डाला था। यानी पार्टी के अंदर, ट्रंप की पार्टी के अंदर भी इस बात को लेकर जबरदस्त विरोध है, क्योंकि आमतौर पर जो सीनेटर होते हैं वो पार्टी से जुड़े हुए लोग होते हैं, पार्टी के पुराने और वफादार नेता होते हैं, तो आमतौर पर वो पाला नहीं बदलते हैं। लेकिन ये इस ईरान के मुद्दे पर एक रिपब्लिकन सांसद का वोट बदलना तो वो सीधा सीधा ट्रंप के लिए बहुत बड़े खतरे की घंटी मानी जा रही है। अभी कोई पिछले दिनों जब इस प्रस्ताव पेश किए गए थे तो ट्रंप के फेवर में करीब 57 से 58 सीनेटरों के वोट पड़ते थे, लेकिन इस बार 52 सीनेटरों ने वोट डाला है। यानी जो स्वतंत्र सीनेटर थे वो भी उस ट्रंप के खिलाफ गए हैं और रिपब्लिकन पार्टी का एक सीनेटर भी उस प्रस्ताव के समर्थन में, जिसमें ट्रंप की युद्ध की शक्तियों को रोकने की सिफारिश की गई थी कि भाई आप के देश को किसी भी जंग में आप शामिल करते हैं तो 60 दिन के अंदर अंदर आपको संसद से उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी। यानी अगर यह प्रस्ताव पास हो जाता तो ईरान के साथ जो जंग अमेरिका की चल रही थी वो 28 फरवरी से स्टार्ट हो गई थी, तो आप उस जंग को, जैसे ट्रंप ने 14 दिन का सीज फायर किया था, तो सीज फायर खत्म होने के बाद सिर्फ उसको 5 दिन और जारी रख सकते थे। उसके बाद आपको संसद आना पड़ता, वहाँ से प्रस्ताव पास कराना पड़ता, तभी आप उस जंग को आगे बढ़ा पाते। लेकिन ये प्रस्ताव पास नहीं हो पाया क्योंकि जो वहाँ की सीनेट है वहाँ ट्रंप की पार्टी के पास बहुमत है। बहुमत के दम पर इस प्रस्ताव से बच गए हैं, लेकिन सिर्फ 52 मतलब 51 चाहिए थे वोट और आपको 52 मिले हैं। बिल्कुल बॉर्डर लाइन पर आकर बचे हैं। और अगर नवंबर में जिस तरीके से चुनाव वहाँ होने और उस समय करीब आधे से सीनेटरों के भी चुनाव होंगे और वहाँ पर फेरबदल होना तय माना जा रहा है।
जिस तरीके से रिपब्लिकन पार्टी और डोनाल्ड ट्रंप की जो लोकप्रियता लगातार डाउन होती चली जा रही है, उसके बाद ये ट्रंप को भी दिखाई दे रहा है। इसीलिए आनन फानन में वो बड़े बड़े फैसले ले रहे हैं और हर फैसले पर चाहे वो आपने देखा होगा बीच में वो तो उन्होंने एक फ़ोटो भी जारी कर दिया था, खुद को उन्होंने जीसस का ईसा मसीह बता दिया था। अब दूसरा उन्होंने फिर पोस्टर जारी किया है जिसमें ईसा मसीह के साथ में उन्होंने अपनी फ़ोटो जारी की है। तो उनके जिस तरीके से बौखलाहट में जिस तरीके के वो कदम उठा रहे हैं उससे हम वहाँ के एक किसी सीनेटर का या किसी डिफेंस एक्सपर्ट का ये बयान हम लोगों ने सुना था, चर्चा भी की थी यहाँ पर, कि वो कह रहे हैं कि यहाँ आपको ईरान के खिलाफ आप क्या कर रहे हैं, क्या लड़ाई लड़ रहे हैं, उसमें उलझने के बजाय आप पोप से उलझ रहे हैं और ख़ुद को ईसा मसीह आप बता दे रहे हैं कि आप खुद ही जो है वो ईसा मसीह हैं। तो ये इस तरह की जो डोनाल्ड ट्रंप की इसको हरकतें ही कहा जाएगा, ये हरकतें हैं राष्ट्रपति के तौर पर, उसको लेकर उनके स्वास्थ्य को लेकर उनकी जो स्थितियां हैं उसको लेकर बड़ी चिंताएं भी हैं और चर्चाएं भी हैं। लेकिन जिस तरीके से युद्ध विराम को अमेरिका और इजराइल दोनों की ओर से तोड़ा जा रहा है, उल्लंघन किया जा रहा है, इजराइल और लेबनान के बीच वार्ता भी हुई, लेकिन इसके बावजूद कह रहे हैं जो इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू कि हम वहाँ पर लेबनान पर हमले जारी रखे हुए हैं हिजबुल्लाह के ऊपर, जबकि सीधे सीधे कहा है ईरान ने कि लेबनान के ऊपर हमला वो ईरान के ऊपर हमला होगा। इन परिस्थितियों को देखते हुए बिल्कुल ये चाहे कितने दौर की वार्ताएं हो जाएं, बहुत मुश्किल है कि लड़ाई रुक सके, क्योंकि ईरान की शर्तें माननी पड़ेंगी ट्रंप को भी और इजराइल को भी। महत्वपूर्ण शर्तों में से एक शर्त ये भी है कि आप लिखित गारंटी देनी पड़ेगी कि आप दोबारा हमला नहीं करेंगे। तो ये मानेंगे या नहीं मानेंगे, लेकिन अभी युद्ध विराम का जिस तरीके से उल्लंघन बार बार हो रहा है उसको देखते हुए इसकी जो संभावना है बहुत कम दिखाई पड़ रही है। वहाँ पे इस बीच प्रधानमंत्री इजराइल के जो प्रधानमंत्री है बेन्यामिन नेतन्याहू, उन्होंने भी एक बयान जारी किया है, कहा है, बताया है कि क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है लेबनान पर। वो सीधे मैसेज दे रहे हैं कि चाहे अमेरिका कहे चाहे कोई भी कहे, हमारे ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हम लेबनान पर हमले जारी रखेंगे। सुन लेते हैं एक बार, उसके बाद बताते हैं हिंदी में कि बोला क्या है नेतन्याहू ने। אני מחזק את תושבי הצפון שממשיכים לעמוד איתן. במקביל כוחותינו ממשיכים להכות בחיזבאללה. הלחימה מתמקדת בבינג' בל. בינג' בל זו הייתה בירת חיזבאללה בדרום לבנון. זה המקום שחסן נסראללה אמר לפני 26 שנים, הישראלים הם קוראי עכביש. אנחנו עומדים להכריע את בינג' בל, אנחנו עומדים בעצם לחסל את המעוז הגדול הזה של חיזבאללה. במקביל נתתי אתמול הנחיות לצה"ל להמשיך לעבות את אזור הביטחון וגם לפרוס אותו मज़राहा। तो कह रहे हैं कि नेतन्याहू हमारी सेनाएं हिजबुल्लाह पर लगातार हमले कर रही हैं, हम बिंत जबील पर पूरी तरह से कब्जा करने ही वाले हैं। इसके साथ ही कल मैंने आईडीएफ को निर्देश दिए कि वे सुरक्षा घेरे को और मजबूत करना जारी रखें। हमारे अमेरिकी मित्र ईरान के साथ चल रही बातचीत के बारे में हमें लगातार जानकारी दे रहे हैं। हमारे लक्ष्य एक ही है, इस संभावना को देखते हुए कि लड़ाई फिर से शुरू हो सकती है, हम किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। तो ये उनका अपना बयान है, सीधे सीधे कह रहे हैं कि हम उल्लंघन कर रहे हैं और लेबनान पर, वहाँ हिजबुल्लाह पर हम हमले कर रहे हैं और वार्ता हो रही है, इसकी भी हमको जानकारी है, लेकिन हम लड़ाई के लिए तैयार बैठे हुए। तो पूरी लड़ाई का जो केंद्र बिंदु है वो तो नेतन्याहू ही है। कहा यही जा रहा है कि नेतन्याहू अपने को बनाए रखने के लिए, प्रधानमंत्री पद पर अगला चुनाव जीतने के लिए इस लड़ाई को जारी रखे हैं और डोनाल्ड ट्रंप को उन्होंने एक तरीके से कहा जाए सीधे सीधे कि ब्लैकमेल कर रखा है। उनकी ब्लैकमेलिंग में आकर ट्रंप भी अमेरिका को इस लड़ाई में झोंके हुए हैं। नहीं, बिल्कुल, क्योंकि नेतन्याहू की तरफ से तो पिछले जो 3-4 साल से जो जंग चल रही है वो जंग कभी ख़त्म ही नहीं हुई और वो खुलकर बोल रहे हैं कि भाई हम लेबनान पर हमला कर रहे हैं और हमले का मकसद भी साफ है कि भाई जो ग्रेटर इजराइल बनाने का जो सपना देख रखा है उन लोगों ने, इजराइलियों ने, उसको अमल में लाना है और उसमें लेबनान का बड़ा हिस्सा इजराइल का हिस्सा बनना है और वही होता हुआ दिखाई दे रहा है। लगभग 30% लेबनान की ज़मीन पर कब्जा कर लिया है और वहाँ आप बात कर रहे हैं कि हम हिजबुल्लाह से लड़ रहे हैं, लेकिन हिजबुल्लाह से लड़ने के नाम पर वहाँ आप गाँव के गाँव उजाड़ रहे हैं। हालत ये है कि गाँव को पहले खाली कराया जाता है और फिर वहाँ जितने भी मकान होते हैं उन सबको डायनामाइट से उड़ा दिया जाता है, बमों से उड़ा दिया जाता है ताकि वापस लौट कर कोई आ ना पाए।
और आप कह रहे हैं, और अभी कुछ दिनों पहले नेतन्याहू की एक तस्वीर भी सामने आई थी, वो तस्वीर लेबनान से ही थी। लेबनान में उस जगह आप पहुंचे थे जहां पर इजरायली सैनिकों ने कब्जे कर लिए हैं, और एक तरीके से आपने बता दिया कि जिस जमीन पर हम लोग पहुंच गए हैं, समझौता हो या ना हो, हम ये जमीन खाली नहीं करेंगे। बाद में कुछ समय बाद हम ये देखेंगे कि वहाँ यहूदी बस्तियाँ भी बसा दी जाएं तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। और जिस तरीके से इजराइल एक के बाद एक, चाहे वो वेस्ट बैंक का मुद्दा हो, चाहे गजा का मुद्दा हो, चाहे जॉर्डन का मुद्दा हो, वो हर देश की ज़मीन पर धीरे धीरे करके कब्जा करता जा रहा है। जिस देश से वो जंग लड़ता है उस देश की कुछ ना कुछ ज़मीन दबा लेता है, और जो भी समझौता होता है तो समझौते में भी जो बफर जोन होता है, जहाँ तक वो इजराइल की जो सेना पहुँच गई वहाँ से वो ज़्यादा से ज़्यादा 1-8 किलोमीटर पीछे हटते हैं, लेकिन उस 1-8 किलोमीटर को बफर जोन में बना देते हैं, और उसके बाद भी जो दुश्मन पक्ष, मतलब उनका विरोधी पक्ष होता है, उसकी ज़मीन के बड़े हिस्से को बफर जोन में तब्दील कर दिया जाता है। अब ये देखिए, गजा की जो ज़मीन थी, अब उस ज़मीन में 3 जो हिस्से बना दिए गए हैं। एक हिस्से पर तो इजराइल का कब्जा है, दूसरे को आपने बफर जोन बना दिया है, और तीसरा छोटा सा हिस्सा बचा हुआ है फिलिस्तीनियों के लिए। अब वही स्थिति आप लेबनान में देखेंगे, वही स्थिति हम जॉर्डन में देख रहे हैं, सीरिया में देख रहे हैं। तो इसी नेतन्याहू तो साफ बोल रहे हैं कि हम जंग लड़ रहे हैं, क्योंकि जो बातचीत ईरान की हो रही है, ईरान की बातचीत इजराइल के साथ तो हो ही नहीं रही है, वो अमेरिका के साथ बात कर रहा है। और दूसरी तरफ लेबनान पर लगातार हमले हो रहे हैं, जबकि ईरान का कहना था कि भाई जो सीज फायर हुआ था, जिस पर अमेरिका की तरफ से बयान आया था, और पाकिस्तान थे, जो पाकिस्तान के प्रस्ताव पर मध्यस्थ थे, उन्होंने ही बोला था कि इसमें लेबनान शामिल है। और उसके बावजूद अगर नेतन्याहू ट्रंप की बात नहीं मान रहे हैं, और ट्रंप नेतन्याहू से कुछ बोल भी नहीं पा रहे हैं, तो साफ साफ जैसा आपने बोला है कि जो नेतन्याहू है ट्रंप को ब्लैकमेल कर रहे हैं। और एक छोटा सा देश अमेरिका को ब्लैकमेल क्यों कर रहा है, अमेरिका के राष्ट्रपति को ब्लैकमेल क्यों कर रहा है, उसके पास ऐसी क्या चीज़ है कि ट्रंप ब्लैकमेल हो रहे हैं। तो ये चीज़ तो अमेरिकियों को सोचना चाहिए कि इजराइल के चलते अमेरिका ने इतनी बड़ी जंग लड़ी, उसमें अमेरिका को क्या मिला। बिल्कुल, अब ये बात वहां पर चल भी रही है, लगातार विरोध प्रदर्शन भी हम लोग देख रहे हैं, किस तरह से जनता सड़कों पर उतर रही है, इसका विरोध कर रही है। और यही नहीं, अब इस बात पर भी वहां चर्चा शुरू हो गई है कि इजराइल की मदद अभी तक अमेरिका जिस तरीके से करता था, वो मदद अब आगे जारी रखी जाए या ना जारी रखी जाए। बर्नी सैंडर्स है, एक सीनेटर हैं, वो भी अमेरिका के, उन्होंने एक बयान जारी किया है और बता रहे हैं कि अमेरिका में ज्यादातर लोग यही चाहते हैं कि इजराइल को जिस तरह से अमेरिका अपनी मदद दे रहा है, वो मदद अब बंद की जाए, उसको कम किया जाए, क्योंकि वो हमसे मदद लेकर कहीं भी युद्ध छेड़ रहा है, और आखिरकार उस वहाँ पर जाकर अमेरिका को भी उलझना पड़ता है, जिस लड़ाई से अमेरिका का कोई लेना देना नहीं है। एक बार सुनते हैं बर्नी सैंडर्स को क्या कहा है उन्होंने। Support for Israel in this country has plummeted. Today, according to a recent Pew poll, 80% of Democrats now have an unfavorable opinion of Israel, and 41% of Republicans share that view. And the numbers in all parties among young people are even higher. Young people, whether they are young Democrats, progressives, conservatives, do not want us to continue to fund the horrific war policies of Netanyahu. A recent Quinnipiac poll also found that 60%, including 3/4 of Democrats, 2/3 of independents, and 37% of Republicans, I say that to my Republican colleagues, 37%. तो ये बर्नी सैंडर्स सीनेट में बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि हाल ही में हुए एक पोल से पता चल रहा है कि 60% लोग, जिनमें 3/4 डेमोक्रेट और 2/3 निर्दलीय शामिल हैं, अमेरिका द्वारा इजराइल को हथियार भेजे जाने का विरोध करते हैं। यही वजह है कि आज मैं सीनेट को 2 संयुक्त अस्वीकृति प्रस्तावों पर वोट करने के लिए मजबूर कर रहा हूं। ये एकमात्र औपचारिक तरीका है जिसके जरिए कांग्रेस हथियारों की बिक्री को रोक सकती है। तो ये महत्वपूर्ण बात है कि अब इस पर वहां बहस तेज ही नहीं चल रही है, एक बड़ा जनमत तैयार हो गया है जो इजराइल को मदद देने, हथियार देने, सहायता देने, उसके साथ खड़े होने को लेकर अब सवाल उठा रहा है। नहीं, बिल्कुल जिस तरीके का बताया गया है, पिछले 3-4 साल से इजराइल लगातार जंग लड़ रहा है। दुनिया के तमाम देशों ने, चाहे वो जर्मनी हो, चाहे इटली हो, ब्रिटेन हो, इजराइल को हथियार देने से मना कर दिया है।
कई पुराने जो उनके एग्रीमेंट थे उनको तोड़ दिया है। लेकिन अमेरिका लगातार इजराइल को हथियारों की सप्लाई कर रहा है, इवन सप्लाई उसने बढ़ा दी है, क्योंकि दुनिया का कोई और देश तो इजराइल को हथियार देने को तैयार ही नहीं हो रहा है। तो अब जो इजराइल जो जंग लड़ रहा है, चाहे वो गजा में हो, चाहे वो फिलिस्तीन में हो, चाहे लेबनान में हो, और चाहे अभी हल्की जो ईरान बाहर चली है उसमें हो, जो इजराइल के पास हथियार है वो मैक्सिमम अमेरिका के हैं। फाइटर जेट तो पूरे के पूरे अमेरिका के हैं, क्योंकि इजराइल फाइटर जेट बनाता ही नहीं है। और बाकी की जो तमाम बम वगैरह हैं वो भी, चाहे डिफेंस सिस्टम के लिए मिसाइलें हैं, वो तो अधिकतर जो मिसाइलें हैं वो अमेरिका से सप्लाई हो रही हैं, क्योंकि ये जो इजराइल के पास जो मिसाइलें थी वो 12 दिन की जंग में ही पहले ख़त्म हो गई थी। और हाँ, पिछले साल जो 12 दिन ईरान के साथ उनकी जंग चली थी उसमें ही जो इजराइल का जो डिफेंस सिस्टम है उनकी मिसाइलें ख़त्म हो गई थी। और उसके बाद जो कुछ मिसाइलें बनाई भी उन्होंने वो 3-4 दिन की जंग में ही बोल गई थी। तो ये जो इजराइल है उसके पास बहुत ज़्यादा मिसाइलें नहीं बची थी, बस जो मदद उनको अमेरिका से मिल रही थी। और इसको लेकर खाड़ी के जो तमाम देश हैं उन्होंने भी आपत्ति जताई थी कि अमेरिका ने जो मिडिल ईस्ट है, पूरे के पूरे पश्चिम एशिया है, उसको अपने जंग में तो उतार दिया। और अमेरिका सुरक्षा किसकी कर रहा है? सिर्फ और सिर्फ उसकी जो सुरक्षा की पूरी ताकत झोंक रखी थी वो इजराइल को तरफ झोंक रखी थी। चाहे और सबसे ज़्यादा हमले किस पर हो रहे थे? सबसे ज़्यादा हमले यूएई पर हो रहे थे, सबसे ज़्यादा नुकसान यूएई में हुआ। और अमेरिका, मतलब ये देखिएगा कि अमेरिका के सैनिक हैं उनका ही कहना था कि भाई यूएई में जो हमारे बेस थे वहाँ सुरक्षा का कोई इंतजाम ही नहीं था। जब ईरान की तरफ से हमले हुए तो हम लोगों के पास में बचने का मौका ही नहीं मिला था। भले ही हमारे रक्षा मंत्री बोल रहे हैं कि 6 सैनिक मारे गए, संख्या इससे बहुत ज़्यादा, जैसे आपने बताया कि 13 सैनिक मारे गए हैं। ये जो अमेरिका के सैनिक हैं उनका ही कहना है कि संख्या बहुत ज़्यादा है। हमारी सरकार इसको छुपा रही है आंकड़ों को, ताकि भाई आक्रोश ना फैले कि भाई अमेरिका के कितने सैनिक मारे। अमेरिकी मीडिया की ही रिपोर्ट है कि कैसे वहाँ पर वो यूएई के तो सुरक्षा को लेकर ठीक है, वहाँ उनके जो सैन्य ठिकाने हैं अमेरिका के खाड़ी के देशों में, वो सैनिक जब वो ठिकाने तबाह हुए तो वो खुद भागे भागे फिर रहे थे। हम लोग लगातार यहाँ पर उन रिपोर्ट्स की चर्चा कर रहे थे। नहीं, बिल्कुल, जिस तरीके से आप बोल रहे हैं, जो अमेरिकी मीडिया है वही बता रहा है, सैटेलाइट पिक्चरों के हवाले से बता रहा है कि भाई एक भी सैन्य बेस अमेरिका का पश्चिम एशिया में बचा ही नहीं। कई सैन्य बेसों की तो हालत ये हो गई है कि उनको दोबारा आप ठीक कर ही नहीं सकते, ये हालत हो गई है। कुछ सैन्य बेसों को दोबारा से काम के लायक लाने में 2-3 साल का वक्त लग जाएगा। तो ये स्थिति जब हो गई है और उसके बाद आप बोल रहे हैं कि हमारा कोई सैनिक मरा ही नहीं है, 12-13 सैनिक मारे गए हैं, तो ये चीज़ एक तरीके से ट्रंप पर ही सवाल उठते हैं कि भाई इससे पहले अमेरिका के बाकी राष्ट्रपति हुए हैं, 50-50, 40-40 हज़ार सैनिक मारे गए हैं, लेकिन उनकी संख्या बताई गई है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद हर चीज को जिस तरीके से छुपाया जा रहा है, क्योंकि और यही काम यहाँ इजराइल में भी हो रहा है, वहाँ भी सैनिकों की संख्या, तबाही, इन सारी चीज़ों को छिपाने की लगातार कोशिश हुई। रिपोर्टिंग से मना किया गया, रोका गया तमाम जो विदेशी मीडिया है या फिर वहाँ के मीडिया को भी, लेकिन कितने दिन तक आप रोकेंगे? और आखिरकार तस्वीरें सामने आने लगी, क्योंकि बड़ी संख्या में स्थानीय लोग ही, वहाँ के लोग ही उन देशों के, चाहे अमेरिका हो या इजराइल, इस लड़ाई के खिलाफ सड़कों पर उतर आए, क्योंकि लोगों को ये लग रहा है, लोगों का ये सवाल है कि आखिर इस लड़ाई से मिल क्या रहा है? आप जो मकसद बता रहे थे, जो वजह बता रहे थे, वो आपका मकसद कामयाब नहीं हुआ है। और इधर बीच न केवल अमेरिका में, इजराइल में या और ईरान में इस लड़ाई को लेकर चर्चा हो रही है, ट्रंप के खिलाफ, नेतन्याहू के खिलाफ पूरी दुनिया में एक माहौल बना हुआ है, खासकर उस वजह से जब वो तमाम नागरिक ठिकानों पर हमले करते हैं, स्कूलों पर हमले करते हैं, अस्पतालों पर हमले करते हैं। ब्रिटिश संसद के एक सदस्य हैं, सांसद हैं एडवर्ड डेवी, वो काफ़ी तल्ख टिप्पणियां कर रहे हैं और उन्होंने क्या कुछ कहा, एक बार हम उनको सुनते हैं। डोनाल्ड ट्रंप पर उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त निशाना साधा है और कई बार वो कह चुके हैं, ब्रिटिश संसद में ही, पार्लियामेंट में ही उन्होंने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप एक माफिया की तरह से है। सीधे सीधे ये उन्होंने कहा है और सुन लेते हैं उनको, एडवर्ड डेवी क्या कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के बारे में। Mr. Speaker, in a phone call with Sky News last night, President Trump has threatened to rip up his trade deal with the UK as punishment for us not joining his idiotic war in Iran. Mr. Speaker, this must be the last straw. Surely the Prime Minister can't send our king to meet a man who treats our country like a mafia boss running a protection racket.
तो ये कह रहे हैं एडवर्ड डेवी की इनको इस डोनाल्ड ट्रंप के लिए कि वो एक माफिया हैं, और किस तरीके से वो जो कुछ भी कह रहे हैं, जिस तरह से उनके बयान आ रहे हैं, वो बयान उनको क्या बता रहे हैं। और उनका जो बोला है उन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट में, वो ये कह रहे हैं कि माफिया बॉस की तरह बर्ताव कर रहे हैं जो प्रोटेक्शन रैकेट चलाता हो। तुम्हारी ये ट्रेड डील तो बहुत बढ़िया है, लेकिन अफसोस होगा अगर इससे कुछ हो गया तो। अब तो हद ही हो गई है। हम ट्रंप को अपने राजा की तरफ से स्टेट विजिट का इनाम नहीं दे सकते हैं। और ये सारी वजह है जिसके कारण ब्रिटेन, जो कि लगा हमेशा अमेरिका का बहुत महत्वपूर्ण और बड़ा और सबसे ख़ास सहयोगी होता था, इस लड़ाई में पूरी तरीके से उनके खिलाफ खड़ा दिखाई पड़ रहा है। यहाँ तक कि कोशिश उन्होंने की कि जब वो हॉर्मुज़ स्ट्रेट की नाकेबंदी करें तब वो साथ आ जाए, लेकिन ब्रिटेन ने साफ तौर पर मना कर दिया। नहीं, बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से ब्रिटेन इस बार अमेरिका के खिलाफ खड़ा हुआ है, फ्रांस या जर्मनी तो कई मुद्दों पर अमेरिका के खिलाफ जा चुके हैं, लेकिन ब्रिटेन कभी भी अमेरिका के खिलाफ नहीं गया। जहाँ पर भी अमेरिका ने उसको बुलाया, ब्रिटेन तुरंत खड़ा हो गया। आप ये देखिए, चाहे जब डोनाल्ड ट्रंप ने ये बयान दिया था कि अफगानिस्तान में सिर्फ और सिर्फ अमेरिकी सैनिक पहुंचे थे, उन्होंने शहादत दी थी, तो ब्रिटेन ने उसका जब विरोध किया तो ट्रंप ने कहा कि नहीं, अमेरिका के साथ ब्रिटेन भी इसमें शामिल था, लेकिन उन्होंने यूरोप के किसी दूसरे देश का नाम नहीं लिया था। लेकिन इस बार ब्रिटेन को बुलाया गया ट्रंप की तरफ से कि भाई जंग में शामिल होइए, लेकिन ब्रिटेन ने साफ मना कर दिया। स्टारमर का तो यह बयान आया था कि भाई एक हारी हुई जंग में हम अपने बच्चों को मरने के लिए नहीं भेजेंगे। तो ब्रिटेन को साफ साफ समझ में आ गया था कि भाई हॉर्मुज़ में हमको धकेला जा रहा है, और जहां अमेरिका की जाने की हिम्मत नहीं पड़ रही है, क्योंकि भाई वहां जाएंगे तो मारे जाएंगे। अमेरिकी नेवी ने भी नहीं बोल दिया था ट्रंप, जब ट्रंप ने दबाव बनाया कि आप जाकर हॉर्मुज़ को खुलवाइए, तो साफ कह दिया था नेवी ने कि वहाँ जाएंगे तो फिर आपकी किरकिरी हो जाएगी, हम लोग तो मारे ही जाएंगे, क्योंकि वहाँ बड़े आराम से ईरान हम लोगों को निशाना बना लेगा और हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अमेरिका की पूरी नेवी मिलकर भी ईरान का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। उसके लिए ज़रूरी यही है कि पहले आप ईरान पर ज़मीनी कार्रवाई करके कब्जा करें, तभी हम हॉर्मुज़ में एंट्री कर पाएंगे। और उसके लिए डोनाल्ड ट्रंप तैयार नहीं थे, वो अपनी आर्मी को भेजने को तैयार नहीं थे मरने के लिए कि भाई ज़मीन पर जंग होगी तो फिर वहाँ पर ईरान की तरफ से जो तैयारियाँ हैं, वो तैयार क्या, उनकी आर्मी खुद नहीं तैयार हो रही है, और उसको लेकर किस तरह से आर्मी में मतभेद दिखाई पड़े। आर्मी के प्रमुख को हटा दिया, वहाँ पे बर्खास्त कर दिया कई दर्जनों बड़े अधिकारियों को, तो वहाँ पर सेना में तो बगावत की स्थिति आ गई थी अगर वो आर्मी उतारने की कोशिश भी करते, और इसके लिए उनको परमिशन लेनी पड़ती। तो बहुत सारी परिस्थितियाँ जो है प्रतिकूल थीं, तब जाकर वो वहाँ पर आर्मी उतारने के फैसले से अपने पीछे हटे। नहीं, बिल्कुल, क्योंकि वो साफ साफ दिखाई दे रहा था कि ज़मीन पर अगर आर्मी उतरेगी तो फिर बहुत बड़ा नुकसान होगा, और ना तो अमेरिका और ना डोनाल्ड ट्रंप ये चाहते थे कि इतना बड़ा नुकसान हो। आप जब वहाँ जो 500-600 सैनिक मारे गए हैं, वो संख्या छुपा रहे हैं कि भाई उसको नहीं बताई जाए, लेकिन आप ज़मीन पर उतारते तो हज़ारों सैनिकों की जान जाती, तो वहाँ क्या स्थिति बनती, इसको सोचते ही वही जब भाई आप 13 बता रहे हैं, तब तो आपका जो समर्थन था वो करीब 52-55% से घटकर 25% पर आ गया। लेकिन अगर हज़ारों सैनिकों की जब मौत की खबर, क्योंकि वहाँ तो ईरान पकड़ के मारता और उनके फ़ोटो जारी करता कि भाई ये देखो अमेरिकी सैनिक हमने पकड़ लिए हैं, तो आप उसका खंडन भी नहीं कर पाते, क्योंकि वहाँ अमेरिका में उनके जो सैनिकों के परिजन होते वही वहाँ ट्रंप को घेर लेते। तो ट्रंप की मजबूरी फंस गई थी कि किसी तरीके से इस जंग से बाहर निकलें, क्योंकि जिस तरीके से सीज़ फायर का ट्रंप की तरफ से ऐलान किया गया, ईरान ने तो सीज़ फायर मांगा भी नहीं था, वो तो जंग की बात कर रहे थे कि आप एक तरफ बोले कि हम सभ्यता मिटा देंगे, लेकिन जब आपका जो समय सीमा दी है उससे चंद घंटे पहले आप कह देते हैं कि भाई सीज़ फायर, हम 14 दिन तक कोई हमला नहीं करेंगे, और उससे पहले तो आप जाने क्या क्या बयान दे रहे थे। तो वो साफ साफ दिखाई दे रहा था कि भाई डोनाल्ड ट्रंप किसी तरीके से इस जंग से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, और उसी तरीके से वो सीज़ फायर हुआ है। अभी तो 21 तारीख तक का सीज़ फायर है, और उससे पहले जो संकेत मिल रहे हैं कि संभवतः कोई समझौता हो जाए, और संभवतः ये भी है कि डोनाल्ड ट्रंप खुद इस्लामाबाद आए, क्योंकि अब आसिम मुनीर पहुंचे हैं, उनके साथ जो बातचीत होगी उस बातचीत में ट्रंप की तरफ से जो ईरान का प्रस्ताव है उस प्रस्ताव पर क्या चर्चा होती है, और वापसी में मुनीर क्या वापस फिर ईरान होते हुए पाकिस्तान जाएंगे, उन पर तमाम चीज़ें भी देखनी पड़ेंगी, और उसके बाद ही तय होगा कि ट्रंप इस्लामाबाद जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। और अगर ट्रंप इस्लामाबाद जा रहे हैं तो ये मान के चलिएगा कि वहाँ डील की घोषणा वो खुद करेंगे, और डील वही होगी जो ईरान चाहता है। हाँ, डील ईरान की शर्तों पर ही होगी, ये बात बिल्कुल तय है। अगर होती है, क्या वार्ता होती है और कहाँ होती है, ये भी ईरान की ही मर्जी से तय होगा। तो क्या होगा, ये सारी चीज़ें देखने वाली होंगी, लेकिन जो कोशिशें हैं, प्रयास है, बहुत
तेजी से चल रहे हैं अमेरिका की तरफ से। और इधर जो चर्चा हम लोग शुरू में कर रहे थे कि यहाँ संसद में, लोकसभा में बिल पेश कर दिया गया है, डीलिमिटेशन बिल, आरक्षण, महिला आरक्षण का एक तरीके से हवाला दिया जा रहा है, लेकिन वास्तव में ये पूरा मकसद जो है डीलिमिटेशन बिल को पास कराना है। और संसद में क्या कुछ हो रहा है ये हमने आपको दिखाया, और ये बिल अभी वहाँ पर पेश हुआ है। उससे पहले अब उस पर चर्चा होगी और कल शाम को शायद 4 बजे वोटिंग होगी, ये खबर आ रही है। लेकिन इस बिल को लेकर पूरा विपक्ष अड़ा हुआ है, इसके खिलाफ है और सरकार की मंशा पर सवाल उठा रहा है। क्या कह रही हैं कांग्रेस की सांसद हैं रेणुका चौधरी, उनको एक बार सुन लेते हैं। और ये बिल को लेकर, डीलिमिटेशन बिल को लेकर बिल्कुल उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच एक दीवार खड़ी करने की भी कोशिश की जा रही है, ये भी विपक्ष की ओर से कहा जा रहा है। सुनते हैं पहले रेणुका चौधरी को, कांग्रेस सांसद हैं, वो क्या कह रही हैं। लेकिन आप लोग विरोध कर रहे हैं, कुछ चीजों पर आप लोग की आपत्ति है। अरे क्यों आपत्ति? कुछ चीजों की आपत्ति क्या, सरेआम फ्रॉड चल रही है देश पर और हम पे, और यही तो ये रेणुका चौधरी का अपना विरोध की वजह बता रही हैं। लेकिन इधर संसद में एक बार रुक करते हैं और वहाँ लोकसभा में जो कांग्रेस पार्टी के उपनेता हैं गौरव गोगोई, वो क्या कह रहे हैं, उनको सुनते हैं। बिल का विरोध क्यों हो रहा है वो बता रहे हैं। और उस समय भी हमने यही बात की थी जो हम आज आपके सामने कर रहे हैं कि हमारी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, महिला आरक्षण के पक्ष में है, पर कृपया महिला आरक्षण को आप सरल करिए ताकि महिला आरक्षण जिस समय कानून पारित हो उसी समय लागू हो जाए, और 500 जो हमारे 543 है लोकसभा की जो वर्तमान जो हमारी ताकत है उस पर लागू हो जाए, उसको परिसीमन के साथ मत जोड़े। उस समय भी ये बात कही, आज भी हम ये बात कह रहे हैं। उस समय भी हमने ये बात कही थी। लोकसभा में आदरणीय हमारी कांग्रेस दल की नेत्री श्रीमती सोनिया गांधी जी ने यही बात कही थी कि हम महिला आरक्षण के पक्ष में हैं, पर इसको आप परिसीमन के साथ मत जोड़िए। और अगर आप महिला आरक्षण आप वर्तमान उस समय में 2024 के इलेक्शन में ही लागू करिए, उस समय भी हमने ये गुहार की थी। उस समय हमको आदरणीय गृह मंत्री जी ने कहा कि नहीं, डिलिमिटेशन कमीशन करना पड़ेगा। और मैं आदरणीय गृह मंत्री जी को, मैं उनका जो स्पीच है उनके उसके ही मैं भाषण में एक लाइन उन्होंने कही थी जो मैं आपको इस सदन के इस चर्चा में लाना चाहता हूं। उन्होंने खुद कहा कि जैसे ही लोकसभा चुनाव पारित हो जाएगा, मतलब 2024, उन्होंने खुद कहा कि जैसे ही लोकसभा चुनाव पारित हो जाएगा तुरंत जनगणना होगी, तुरंत परिसीमन होगा, तुरंत महिला आरक्षण लागू होगा। अब 3 साल में ऐसी क्या बात बिगड़ गई? 3 साल में ऐसा क्या बदलाव आया कि लोकसभा चुनाव के बाद बस 2 साल ही हुए हैं, और अगर आप इस विधेयक के स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस पढ़े तो खुद आज सरकार यह कह रही है कि जो अगला जनगणना होगा, जो अगला परिसीमन होगा, उसमें काफी समय होगा, काफी समय लगेगा और काफी उसमें डिले होगा। ये दोनों बात अलग है। स्वयं 3 साल पहले गृह मंत्री अमित शाह जी ने सदन में परिसीमन और जनगणना को महिला आरक्षण के साथ जोड़ते हुए हम सबको आश्वासन दिया कि जैसे ही अगली सरकार आएगी तुरंत जनगणना होगी, तुरंत परिसीमन होगा। और आज भी ये कह रहे हैं कि परिसीमन का, जनगणना का काम शुरू हो गया। अभी कुछ समय पहले आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा कि घरों की संख्या शुरुआत हो गई, घरों की संख्या कितनी है शुरुआत हो गई, और फिर व्यक्तिगत जनगणना उसकी शुरुआत होगी। तो क्यों आपने ही बिल में कह रहे हैं कि अगला जनगणना, अगला डिलिमिटेशन एक्सरसाइज में काफी समय लगेगा? तो इसका हम क्या समझे? इसका हम ये समझ सकते हैं
कि कहीं ना कहीं आप वास्तविक रूप से महिला आरक्षण के पक्ष में नहीं हो। आप बार बार महिला आरक्षण में विभिन्न प्रकार के अटकलें ला रहे हो ताकि महिला आरक्षण को और पीछे किया जाए और बाद में हो। जो बात आसानी से हो सकती है, जो बात सरलता से हो सकती है, उसमें आप बार बार पेचीदा अटकलें लाके उसमें आप विलंब ला रहे हो। तभी आप 2023 में अगर आप हमारी बात सुनते तो 2024 में महिला आरक्षण आ जाता। और आज भी हम कह रहे हैं कि इस महिला आरक्षण को आप परिसीमन के साथ मत जोड़ो, महिला आरक्षण लाओ। वर्तमान में जो हमारी ताकत है 543, उसी पे आप लागू करो, हम पूरा आपका समर्थन करेंगे। 2029 में लाना चाहते हो कृपया लाइए, पर जो बात आपकी, जो हर बात में आप जो राजनीति करते हो, सिंबोलिज्म की पॉलिटिक्स जो करते हो, ये साफ साफ इस आपके इस बिल में, तीनों बिल में दिख रहा है कि ये आपका महिला आरक्षण लाने का बिल नहीं है, ये देश को बैक। तो ये साफ तौर पर यही कह रहे हैं गौरव गोगोई कि आपका मकसद महिला आरक्षण बिल को लाना नहीं है, आपका मकसद जो है वो परिसीमन लागू करना है और इसके जरिए आपके क्या आपकी मंशा है वो पूरा देश समझ रहा है। तो आरक्षण के खिलाफ हम नहीं है, आरक्षण आप लागू करिए, हम तो 2023 में ही कह रहे थे, आपने ही टाल दिया था। नहीं बिल्कुल, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से तो यही कहा गया था, जब विधेयक पेश किया गया था तब भी कांग्रेस ने ये बोला था कि इसको तत्काल लागू कीजिए, हम इसका समर्थन कर रहे हैं। और गौरव गोगोई यही बोले कि हम आज भी वही चीज बोल रहे हैं कि हम महिला आरक्षण बिल का समर्थन कर रहे हैं, तब भी 2023 में भी कर रहे थे और आज भी कर रहे हैं। लेकिन आप इसको गोल गोल घुमाना चाहते हैं, आपने इसको जबरदस्ती परिसीमन से जोड़ दिया है। पहले आपने बोला कि हम जनगणना कराएंगे, पहले कि भाई जाति जनगणना नहीं कराएंगे, सिर्फ सामान्य जनगणना होगी। बाद में आपने कहा कि नहीं हम जाति जनगणना कराएंगे। लोकसभा चुनाव के तत्काल बाद आप जनगणना करा रहे थे, कह रहे थे कि भाई 2026 तक जनगणना का काम पूरा कर लेंगे, लेकिन 2026 आगे जनगणना शुरू ही हो पाई है। अब इसके आंकड़े 28 तक आ पाएंगे और 29 में चुनाव है, तो उसके बाद जब परिसीमन की प्रक्रिया होगी तो 29 के चुनाव में भी आप इसको लागू कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तमाम सवाल उठ रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से सरकार का कामकाज चल रहा है और जिस तरीके से सरकार के कामकाज पर लोगों के सवाल उठते हैं, मामला हर बार सुप्रीम कोर्ट चला जाता है। तो उससे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इस पूरे खेल में, क्योंकि यदि सरकार को लागू करना होता तो तभी लागू कर देते, और अभी भी कोई बहुत ज़्यादा समय नहीं निकला है। आप आज लागू करेंगे तो अब जो यूपी विधानसभा चुनाव होगा उसमें महिला आरक्षण विधेयक लागू हो सकता है। 33% जो महिलाएं वो चुनकर पहुंच सकती हैं। लेकिन चूंकि आपकी मंशा महिला आरक्षण लागू करने की नहीं है, बल्कि आपकी मंशा कुछ और है। महिला आरक्षण का आप नाम दे रहे हैं ताकि आपको विपक्ष का साथ मिल जाए, लेकिन विपक्ष इस बात को समझ रहा है, वो कतई साथ देने को तैयार नहीं होगा। हाँ, महिला आरक्षण को आप लाएंगे, लागू करने की बात करेंगे, उसमें साथ है। यही स्पष्ट किया है गौरव गोगोई ने, और इसको लेकर जो विपक्ष के नेताओं की कल बैठक हुई थी उसमें भी साफ तौर पर कह दिया गया था कि ऐसा ही होगा। अब कल इस पर 4 बजे वोटिंग होगी, क्या कुछ होगा देखते हैं। लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, और मंशा पर सवाल तो तभी उठ रहे थे जब विधानसभाओं के चुनाव के दौरान अचानक इस विधेयक को लाने और इसको पारित कराने की तैयारी की गई। तो रहेगी नज़र क्या कुछ होता है यहाँ भी, और उधर ईरान जंग को लेकर भी और क्या अपडेट आते हैं। फिलहाल इस कार्यक्रम को अब यहीं समाप्त करते हैं। मुझे और अविनाश को दीजिए अनुमति। नमस्कार।